NIOS 10th सोशल साइंस बुक 1 चैप्टर 12 शीर्षक भारत में कृषि। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत हमें किन किन चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। 1. भारत में खेती के विभिन्न प्रकार। 2. भारतीय कृषि की विशेषताएं। 3. भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें एवं उनकी उपयोगिता। 4. फसलों को मिट्टी के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के साथ संबंध। 5. भारत की कृषि में किसानों को आ रही चुनौतियों का विश्लेषण। प्रश्न 1. भारतीय कृषि द्वारा सामना किए जाने वाले किन्हीं 4 चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर। भारतीय कृषि द्वारा सामना किए जाने वाली 4 चुनौतियां निम्नलिखित है। 1. मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव। 2. खेत निवेश में उच्च लागत। 3. वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव। 4. किसानों की आत्महत्या। प्रश्न 2. गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को बताएं। उत्तर। गेहूं की खेती। 1. गेहूं रबी फसल है। 2. गेहूं के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। बुवाई के समय इसका तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकने और कटने के समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 3. गेहूं की खेती के लिए अधिकतम वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर है। 4. गेहूं की खेती के लिए उपजाऊ, दोमट और चिकनी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। 5. गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। प्रश्न 3. कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? उत्तर। कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त है। प्रश्न 4. कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्यों कहा गया है? उत्तर। 1. हमारी राष्ट्रीय आय में अभी भी सबसे बड़ा भाग भारतीय कृषि का ही है। 2. कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाएं लगभग 70% जनसंख्या को आजीविका प्रदान करती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक विपरीत है, जहां केवल 5% आबादी कृषि पर निर्भर है। 3. हमारे कुल निर्यात का लगभग 1/3 भाग अकेले कृषि क्षेत्र से आता है। 4. भारत चावल, कपास, चाय, तिलहन और गन्ना का बहुत बड़ा उत्पादक है। हमारे यहाँ कृषि पर आधारित उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ, अतः कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कहा गया है। प्रश्न 5. हरित क्रांति के 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षणों को बताएं। उत्तर। 1. अधिक उपज देने वाली अच्छी किस्म के बीज। 2. सिंचाई के लिए उपयुक्त और सुनिश्चित पानी की आपूर्ति। 3. रासायनिक उर्वरकों का अधिक परंतु उचित मात्रा में प्रयोग। प्रश्न 6. भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? उत्तर। भारत में निम्नलिखित मृदा पाई जाती है। 1. जलोढ़ मिट्टी। 2. रेगड़ या काली मिट्टी। 3. लाल मिट्टी। 4. मरुस्थलीय मृदा। 5. पर्वतीय मृदा। 6. लेटेराइट मिट्टी। प्रश्न 7. कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्यों कहा जाता है? उत्तर। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि 1. भारत की बड़ी जनसंख्या कृषि पर आधारित है। भारतीय कृषि जीवन निर्वाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। 2. भारत के निर्यात व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। 3. कृषि पर ही भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भोजन के लिए, साथ ही देश के उद्योग व्यवसाय, विदेशी व्यापार और यातायात आश्रित है। कृषि का राष्ट्रीय आय में बड़ा योगदान है। 4. कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर करती है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। प्रश्न 8. चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को बताएं। उत्तर। चावल की खेती। 1. चावल खरीफ की फसल है। 2. चावल के लिए गर्म और आर्द्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसकी अच्छी उपज के लिए औसत तापमान 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच उत्तम है। 3. चावल उत्पादन के लिए 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा उपयुक्त है। 4. चावल की खेती के लिए चिकनी और बलुई मिट्टी आदर्श मानी जाती है। 5. चावल के मुख्य उत्पादक राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार है। प्रश्न 9. भारत की कौन सी 3 मुख्य फसलें हैं? इन तीनों की जलवायविक और सामाजिक आवश्यकताओं की तुलना कीजिए। उत्तर। भारत की 3 प्रमुख फसलें निम्न हैं। 1. चावल। 2. गेहूं और 3. दालें। 1. चावल। विश्व में चीन के बाद भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कुल बोए गए क्षेत्र के 25% भाग में चावल का कुल उत्पादन 2.06 करोड़ टन हो गया। इसकी कृषि का क्षेत्र भी 1951 के 308.1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1997 में 434.2 लाख हेक्टेयर हो गया।
भारत में चावल की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 1895 किलोग्राम है। जापान, चीन तथा कोरिया में प्रति हेक्टेयर उपज भारत से 3 गुना अधिक है। 1. उत्पादन के लिए भौगोलिक दिशाएं। चावल खरीफ की फसल है। चावल को गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। इसके उत्पादन के लिए औसत तापमान 220 सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूल है। इसकी वृद्धि के लिए 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर वर्षा अधिक उपयुक्त है। इसे विभिन्न ऊंचाइयों पर उगाया जा सकता है, बशर्ते तापमान की दशाएं इसके अनुरूप हों। चावल के लिए जल और चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। यह कश्मीर में 2000 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है, जबकि केरल का कुटान क्षेत्र समुद्र तल से नीचा है। यह हिमालय के सीढ़ीदार पर्वतीय ढालों पर भी उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकतर कार्य पानी से भरे खेतों में हाथों से किया जाता है। यह अधिकतर जून से अगस्त के बीच में बोया जाता है और सितंबर से नवंबर के बीच में काट लिया जाता है। कावेरी और गंगा के डेल्टाओं में वर्ष में इसकी 3 फसलें उगाई जाती है। 2. उत्पादन के क्षेत्र। चावल भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम और महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त यह हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और कश्मीर घाटी में भी उगाया जाता है। 3. व्यापार। आजकल भारत बहुत बड़े पैमाने पर बासमती चावल का निर्यात करता है, जिससे उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। 2. गेहूं। भारत में गेहूं दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। गेहूं उत्पादन में भी चीन के बाद हमारे देश का दूसरा स्थान है। देश के कुछ भागों में, उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, यह लोगों का प्रमुख भोजन है। 1951 में इसका कुल उत्पाद 64 लाख टन था, जो सन 2000 में बढ़कर 7.557 करोड़ टन हो गया। इसका प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 2553 किलोग्राम है। 1. उत्पादन के लिए भौगोलिक दिशाएं। भारत में गेहूं रबी की फसल है। इसे अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है और फरवरी से अप्रैल तक काट लिया जाता है। इसे वर्धन काल में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तथा पकते समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच चाहिए। गेहूं की अच्छी उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। 2. उत्पादन क्षेत्र। भारत में गेहूं उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ही मिलकर देश के कुल गेहूं का 66% उत्पादन करते हैं। 3. व्यापार। भारत अब गेहूं का निर्यात करने की स्थिति में है। 4. ज्वार, बाजरा और रागी। ये मोटे अनाज हैं। इनके दानों को खाने और चारे दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। 1951 में इनका कुल उत्पादन 1.5 करोड़ टन था, जो सन 2000 में बढ़कर 3.047 करोड़ टन हो गया। प्रति हेक्टेयर औसत उपज 800 किलोग्राम है, जो बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण है कि ये मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित फसलें हैं। 5. उत्पादन के लिए भौगोलिक दिशाएं। इन्हें शुष्क फसलें अथवा वर्षा आधारित फसलें कहा जाता है। साधारणतया इनको वहां उगाया जाता है जहां तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। इन्हें 50 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। इन्हें कम उपजाऊ मृदाओं में भी उगाया जा सकता है। ज्वार तथा रागी का उत्पादन प्रायद्वीपीय भारत में किया जाता है, जहां वर्षा कम होती है। इन्हें मई-अगस्त में बोया जाता है और अक्टूबर-नवंबर में काटा जाता है। 6. उत्पादन क्षेत्र। ज्वार उत्पादन के मुख्य राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत में ज्वार के कुल उत्पादन का 80% उत्पादन इन राज्यों में होता है। हालांकि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी इसका उत्पादन होता है। बाजरा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में उगाया जाता है। रागी का उत्पादन भारत के दक्षिणी भागों कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ज्वार, बाजरा और रागी के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इनका उत्पादन मुख्यतः स्थानीय उपयोग के लिए किया जाता है। इनके कुल उत्पादन का लगभग 25% मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों को निर्यात कर दिया जाता है। 3. दालें। दालों में विभिन्न प्रकार की दालें जैसे चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर और मटर शामिल हैं। इन्हें देश भर में उगाया जाता है। बंगाली चना सबसे अधिक महत्वपूर्ण दाल है,
जो देश के कुल उत्पादन में 40% का योगदान करता है। फलीदार फसल होने के कारण दालें मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बहाल करती है। 1. उत्पादन के लिए जलवायविक दिशाएं। ये वर्षा पर आधारित फसलें हैं, इनमें से अधिकतर का उत्पादन खरीफ की ऋतु में किया जाता है। चना रबी की फसल है। यह बढ़ने और पकने में साधारणतः अधिक समय लेती है। 2. उत्पादन क्षेत्र। दालों का उत्पादन लगभग पूरे देश में किया जाता है। 1951 में इनके उत्पादन का क्षेत्र 1.909 करोड़ हेक्टेयर था, जो 1999 में बढ़कर 2.284 करोड़ हेक्टेयर हो गया। 1951 में दालों का उत्पादन 84.1 लाख टन था, जो 1999 में बढ़कर 1.336 करोड़ टन हो गया। 1950 में इनका प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 441 किलोग्राम था, जो 1999 में बढ़कर 572 किलोग्राम हो गया। 3. दालों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में न बढ़ने के कारण दालों का आयात करना पड़ रहा है। इनकी प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने और दाल उगाने वाले किसानों को अधिक मूल्य दिलवाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रश्न 10. वाणिज्यिक खेती से क्या अभिप्राय है? उत्तर. निर्वाह खेती के ठीक विपरीत वाणिज्यिक खेती होती है, उसमें उत्पादन का अधिकतर भाग धन प्राप्ति के लिए बाजार में बेचा जाता है। प्रश्न 11. निर्वाह खेती जीवन निर्वाह से आप क्या समझते हैं? उत्तर. निर्वाह की खेती से अभिप्राय उन खेतियों से है जिसमें किसान खुद के उपयोग के लिए खेती करें। प्रश्न 12. ह्यूमस किसे कहते हैं? उत्तर. पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के गले सड़े अंश को ह्यूमस कहते हैं। प्रश्न 13. शुष्क कृषि से क्या अभिप्राय है? उत्तर. शुष्क कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहां साधारणतः वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहां इस प्रकार की खेती नहीं की जाती है। किसान मृदा की नमी को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं और सीमित वर्षा जल का अधिकतम उपभोग करते हैं। पानी के बहकर चले जाने को रोकने के लिए खेत के चारों ओर मेड़ बनाई जाती है और शुष्कता सहन करने वाली फसलें, जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, दालें और कपास उगाई जाती है। इस प्रकार की खेती राजस्थान तथा दक्कन में भी की जाती है। प्रश्न 14. भारत में कृषि के प्रकार का वर्णन कीजिए। उत्तर. भू जोतों के विभिन्न आकारों तथा विविध आर्थिक और प्रौद्योगिकी कारकों के कारण भारत में हम विभिन्न प्रकार की कृषि साथ साथ होते हुए देखते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि में निर्वाह एवं व्यापारिक कृषि, गहन और विस्तृत कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि तथा दुग्ध व्यवसाय सम्मिलित हैं। 1. जीवन निर्वाह कृषि से व्यापारिक कृषि आधुनिक परिवहन और संचार के साधनों के अभाव में तथा भू जोतों के छोटे होने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर जीवन निर्वाह कृषि की जाती थी। किसान भोजन की अपनी आवश्यकताओं जैसे खाद्यान्न, दालें, तिलहन तथा सब्जियां अपने छोटे से खेत में उगाने का भरसक प्रयत्न करता था। उसके पास बाजार में बेचने के लिए अनाज बहुत कम बच पाता था। अब सिंचाई, अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीज, उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे सैकड़ों नए निवेशों की उपलब्धता के कारण किसान नकदी फसलें उगा रहा है, जिन्हें वह नकद पैसा कमाने के लिए बाजार में ले जाता है। उससे वह अपने दिन प्रतिदिन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। कपास, जूट, गन्ना तथा अन्य इसी तरह की फसलें विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं। गेहूं और धान जैसे खाद्यान्न भी अब व्यापारिक फसल के रूप में उगाए जाते हैं, क्योंकि अब वह उन्हें अपने परिवार के उपयोग कर सकने से कई गुना अधिक मात्रा में उगाता है। 2. विस्तृत कृषि से गहन कृषि। भारत में कृषि का बहुत बड़ा भाग सिंचाई के लिए वर्षा पर आधारित है। इसलिए अधिकतर किसानों को मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अपने मनमौजीपन के लिए जानी जाती है। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात एक बड़े क्षेत्र को बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल और नहर द्वारा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे भारतीय किसानों को गन्ना जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन मिला है। सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो जाने के साथ खेतीहर मजदूरों की मांग बढ़ी है। अब सिंचित खेती में आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग भी होने लगा है। जहां पहले कभी कोई आधुनिक उपकरण नहीं था, वहां अब ट्रैक्टर, फसल काटने और थ्रेसिंग की मशीनें दिखाई देने लगी हैं। 1. रोपण कृषि। एक ही फसल को बड़े पैमाने पर उगाने और उसके प्रबंध करने को रोपण कृषि कहते हैं। उत्पादन लागत को घटाने के लिए इस कृषि में प्रबंधन योग्यता, तकनीक और उपयुक्त उपकरण, औजार, उर्वरक, परिवहन के प्रबंधन आदि की आवश्यकता रहती है। चाय के बागान रोपण कृषि के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। 2. मिश्रित कृषि।
मिश्रित कृषि के अंतर्गत खेतों में फसलें उगाना और पशुपालन दोनों काम किए जाते हैं। जो किसान मिश्रित कृषि करते हैं वे साधारणतया आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। 3. शुष्क कृषि। इस प्रकार की कृषि वहां की जाती है जहां साधारणतया वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। किसान मृदा की नमी को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं और सीमित वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करते हैं। पानी के बहकर चले जाने को रोकने के लिए खेत के चारों ओर मेड या डॉल बनाई जाती है और छोटे कुएं बनाए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत जल्दी पकने वाली और शुष्कता सहन करने वाली फसलें जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, दालें और कपास उगाई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि दक्कन के कुछ भागों और पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। प्रश्न 15। वैश्वीकरण के भारतीय कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर। आज हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जो बाजार की अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने का भरसक प्रयास कर रहा है। भारत को नई परिस्थिति के विषय में विचार करना पड़ा और नई जमीनी वास्तविकताओं के साथ सामंजस्य करना पड़ा। इसलिए इसने उभरती हुई नई विश्व अर्थव्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया। नई विश्व व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार देश के प्रतिबंधों से बिल्कुल मुक्त होगा। यह पूंजी और नई तकनीकों को विश्व के प्रत्येक भाग में कम से कम प्रतिबंधों के साथ फैलने के योग्य बनाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत सीमा शुल्क संबंधी प्रतिबंध बहुत कम रह जाएंगे। इस नई विश्व व्यवस्था के उद्देश्य स्पष्ट हैं। बाजार में प्रतियोगिता होगी, तब केवल वही वस्तुएं ठहर पाएंगी जो अच्छे गुण वाली होंगी और जिनकी कीमत भी सबसे कम होगी। दूसरे शब्दों में केवल क्षेत्रीय विशिष्टता ही अकेले बच पाएगी। उदाहरण के लिए भारतीय चाय की विश्व में तभी मांग होगी जब हम उसे उस मूल्य पर उपलब्ध करा पाएंगे जो विश्व को मान्य हो। हमारी कृषि और उद्योगों को विकसित देशों से बड़ा जबरदस्त मुकाबला करना होगा। विश्व के इन देशों के पास विकसित प्रयोगशालाओं में किए गए अन्वेषणों की नई तकनीकें हैं। इस स्थिति में हमें कुछ लाभ मिल सकते हैं जैसे बड़ा और बढ़ता हुआ मध्यवर्गीय बाजार, अपेक्षाकृत कम खर्चीला रहन सहन, विशाल वैज्ञानिक मानव शक्ति और सूचना प्रौद्योगिकी में हमारा विशिष्ट स्थान। अपनी योग्यताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप स्थान प्राप्त करने के लिए हमारे सामने बड़ा कठिन और थका देने वाला मार्ग है। प्रश्न 16। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? उत्तर। खरीफ फसलें जून जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं। मई से जुलाई के बीच पौधा लगाया जाता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच फसल की कटाई की जाती है। इनको वर्षा ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। जिस समय फसलें बोई जाती है उस समय नमी अधिक होती है, परंतु जब फसल के काटे जाने के समय होता है तब मौसम शुष्क होता है। इस प्रकार की फसलों को अधिक तापमान और अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, लोबिया, कपास, मूंगफली, धान, मक्का, गन्ना, तंबाकू, जूट प्रमुख खरीफ फसलें हैं। प्रश्न 17। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। 1. निर्वाह कृषि। भारत के अधिकांश भागों में निर्वाह कृषि की जाती है। भारत में इस प्रकार की कृषि कई सौ वर्षों से की जा रही है। यह भारत के बड़े भूभाग पर आज भी की जाती है, तथापि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। 2. कृषि पर जनसंख्या का दबाव। शहरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि के बावजूद जनसंख्या का लगभग 70% अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। 3. खेती का मशीनीकरण। भारत में हरित क्रांति ने 60 के दशक के अंत और 70 के दशक के शुरू में जगह ले ली। हरित क्रांति के कृषि मशीनरी और उपकरणों के क्षेत्र में क्रांति के 40 से भी अधिक वर्षों बाद पूर्ण मशीनीकरण अभी भी दूर का सपना है। 4. मानसून पर निर्भरता। आजादी के बाद से यहाँ सिंचाई के बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार किया गया है। बड़े पैमाने पर विस्तार के बावजूद आज कुल फसल क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। परिणामस्वरूप फसली क्षेत्रों के 2/3 भाग अभी भी मानसून पर निर्भर है। भारत में मानसून अनिश्चित और अविश्वसनीय है। यह जलवायु में परिवर्तन के कारण और भी अविश्वसनीय हो गया है। 5. फसलों के विभिन्न प्रकार। भारत में जलवायु, स्थलाकृति और मिट्टी में विविधता है। चूंकि भारत में दोनों उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र है, यहाँ दोनों जलवायु की फसलें उगाई जाती है। दुनिया में बहुत कम देशों में ऐसी विविधता पाई जाती है जैसी विविधता भारत में मिलती है। 6. खाद्य फसलों की प्रधानता।
चूंकि भारतीय कृषि के माध्यम से देश की बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रदान करना होता है, लगभग सर्वत्र भारत में किसानों की प्राथमिकता खाद्यान्न उगाने की है। हालांकि हाल के वर्षों में खाद्यान्न उगाए जाने वाले भूमि के हिस्सों में कमी आई है, क्योंकि अन्य वाणिज्यिक खेती से ज्यादा लाभ उन भूमि से प्राप्त हो रहा है। 7. मौसमी पैटर्न। भारत के 3 अलग अलग कृषि फसल मौसम हैं, जो खरीफ, रबी और जायद हैं। भारत में विशिष्ट इन 3 मौसमों में उगाई फसलों के उदाहरण के लिए चावल खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं रबी की फसल है। प्रश्न 18. जायद की फसल किसे कहते हैं? उत्तर: जायद फसलों को फरवरी से मार्च के बीच लगाया जाता है। इनकी कटाई अप्रैल से मई के बीच की जाती है। खरबूजा, तरबूज, लौकी, ककड़ी, हरी पत्तेदार सब्जियां, तोरई, मूंग, खीरा, मिर्च, टमाटर, सूरजमुखी, तिलहन, धान, ज्वार, कपास प्रमुख जायद फसलें हैं। जायद फसलें व्यापारिक फसलें होती हैं जिससे किसान धन पाने के लिए लगाते हैं। इन फसलों को किसान संपूर्ण रूप से बेच देते हैं। प्रश्न 19. भारतीय कृषि के सामने आने वाली किन्हीं 5 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर: यदि हम भारतीय कृषि की चुनौतियों को देखें, तो हम उन्हें साधारणतया 2 वर्गों में बांट सकते हैं। काफी समय से चलती आ रही बहुत सी समस्याएं प्रथम वर्ग में आती हैं। दूसरे वर्ग की समस्याएं नई हैं, इनका जन्म प्रचलित कृषि प्रथा प्रणाली एवं बदलते जलवायु तथा अर्थतंत्र से संबंधित है। मुख्य चुनौतियां निम्न हैं। 1. प्रमुख फसलें। कुछ प्रमुख खाद्यान्न जैसे चावल और गेहूं के उत्पादन में कुछ लंबे समय से ठहराव देखा गया है। यह स्थिति हमारे कृषि वैज्ञानिक, आयोजक और नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। अगर यही प्रवृत्ति बनी रही, तो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उत्पादन का अंतर बड़ा होता चला जाएगा। जिस तरह की स्थिति हरित क्रांति से पहले रही है, उस स्थिति में जाने के लिए कोई भी भारतीय नहीं चाहता है। 2. खेत निवेश में उच्च लागत। पिछले वर्षों में खेत निवेश की दर में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत उर्वरक, कीटनाशक, उत्तम किस्म के बीज, कृषि श्रम लागत आदि आते हैं। इन सब के कारण निम्न एवं मध्यम जोत वाले किसान ज्यादा घाटे में होते हैं। 3. मृदा उर्वरता का ह्रास। एक और हरित क्रांति ने भारत से भूख को कम करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। दूसरी ओर वह नकारात्मक परिणाम भी लाई है। इसमें मृदा उर्वरता का ह्रास एक है। मृदा उर्वरता ह्रास का अभिप्राय है मृदा से पोषक तत्वों की कमी जो एक ही जमीन पर एक ही फसल के बार बार बोने से होता है। यह आमतौर पर वर्षा वन में होता है। 4. मीठे भूमिगत जल की कमी। हरित क्रांति का दूसरा प्रमुख नकारात्मक परिणाम मीठे भूमिगत जल की कमी है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल के अधिकाधिक उपयोग कर सिंचाई के द्वारा हरित क्रांति को सफल बनाया गया। इन राज्यों में भूमिगत जल की स्थिति और भी भयानक है। अगर इसी प्रकार की खेती आगे आने वाले कुछ वर्षों तक जारी रही, तो इन राज्यों में जल का अकाल पड़ जाएगा। 5. वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव। विभिन्न चुनौतियों में से वैश्विक जलवायु परिवर्तन नवीनतम है। यह भविष्यवाणी की गई है कि कृषि पर इसका प्रभाव असीम होगा। 70% भारतीय लोग कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, अधिक तीव्र चक्रवात आएगा और वर्षा की भविष्यवाणी असंभव होगी। भारत के तटवर्ती भागों में समुद्री जल प्रवेश और चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि के कारण चावल का उत्पादन प्रभावित होगा। प्रश्न 20. श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर: देश की स्वतंत्रता के बाद आर्थिक स्थिति में बड़े परिवर्तन आए। देश में श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुई थी। गरीब किसानों को रोजगार मिला। इस कार्यक्रम के कारण देश में स्वस्थ जानवरों की संख्या बढ़ गई। दुग्ध उत्पादन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाने लगा। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की। भारत में कृषि के क्षेत्र में हुई प्रमुख क्रांतियां। हरित क्रांति। भारत में यह कृषि वृद्धि के लिए एक प्रमुख तकनीकी सफलता पर आधारित है। यह 1. अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज। 2. सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त और आश्वासन आपूर्ति। और 3. कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बढ़ते एवं उपयुक्त रासायनिक उर्वरक का प्रभाव संदर्भित करता है। श्वेत क्रांति। यह दूध उत्पादन में असाधारण वृद्धि है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय दूध ग्रिड का गठन, क्षेत्रीय तथा मौसमी असंतुलन का निराकरण सन्निहित है। तकनीकी बातें हैं। 1.
स्वदेशी गायों को यूरोपीय नस्ल के ज्यादा दूध देने वालों के साथ प्रजनन 2। लंबी अवधि तक रखने के लिए दूध का पास्तुरीकरण 3। ग्रामीण क्षेत्रों के सदस्यों से गुणात्मक दूध का संग्रहण और 4। प्रशीतित परिवहन प्रणाली से दूध को सड़क और रेल मार्गों द्वारा दूर महानगरीय केंद्रों तक भेजने में मदद। नीली क्रांति, यह ताजे पानी और समुद्री जल से मछली पकड़ने में बड़ी वृद्धि करने के संदर्भ में है। पीली क्रांति, यह निरंतर और आश्वासित कुक्कुट उत्पादों की आपूर्ति करने के संदर्भ में है। गुलाबी क्रांति, यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों में विशेष रूप से सेब की मात्रा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए संदर्भित है। इस पाठ के अंतर्गत आए महत्वपूर्ण बिंदु। 1. भारत में खेती के विभिन्न प्रकार प्रचलित हैं। इन प्रकारों तरीकों में निर्वाह और वाणिज्यिक खेती, गहन और विस्तृत खेती, बागानी और मिश्रित खेती हैं। 2. भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता निर्वाह कृषि है, जो मानसून पर बहुत कुछ आधारित है। साथ ही यहाँ की खेती में विभिन्न प्रकार की फसलों के समावेश के साथ पालतू जानवरों का बड़ा योगदान है। 3. भारत में प्रमुख फसलों को मोटे तौर पर 4 वर्गों खाद्य फसलें, नकदी फसलें, वृक्षारोपण और फलों में विभाजित किया जा सकता है। 4. भारतीय कृषि के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियां उत्पादन में स्थिरता, कृषि निवेश की उच्च लागत, मृदा उर्वरता का ह्रास, मीठे भूमिगत जल की कमी, जलवायु परिवर्तन, वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आत्महत्या है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.